डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर नित्यानंद राय ने लगाया विराम। कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ काम करने का प्राप्त हो रहा है सौभाग्य, नहीं बनेंगे बिहार के सीएम। शिक्षा नीति के खिलाफ छात्र संगठन 5 अप्रैल को करेंगे संसद का घेराव। छात्र विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है, इसके खिलाफ में दिल्ली में चाहते हैं। और विधान परिषद चुनाव की तैयारी पूरी। सोमवार को जिले के 17 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। सोमवार 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को मतपेटी के साथ मतदान कर्मियों को बूथ पर रवाना कर दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के कुल 17 बूथ बनाए गए हैं। 6108 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य मुकाबला जदयू उम्मीदवार निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के बीच है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरडीएस कॉलेज परिसर स्थित मतगणना केंद्र पर रखा जाएगा। एमएलसी का चुनाव कल संपन्न होना है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो शाम के 4 बजे तक चलेगी। इस मतदान प्रक्रिया में कुल 6108 वोटर्स इनरोल्ड हैं, जिनके द्वारा अपना मतदान का कार्य किया जाएगा। हम लोगों ने कुल ज़िले में 17 बूथ बनाए हैं और सभी बूथों के लिए आज टीम यहाँ से रवाना कर दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पूरी पोलिंग पार्टी और उनके साथ साथ पीसीसीपी मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी रवाना किए गए हैं। सभी लोगों को आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। पूर्ण इलेक्शन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो पोलिंग पार्टी है उसके साथ भी पुलिस फोर्स रवाना की गई है। पीसीसीपी मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस फोर्स भेजी जा रही है और इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, जिनके माध्यम से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि लगातार वे सजग रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे और इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कंट्रोल रूम हम लोगों का कार्यरत रहेगा और कल शाम में आरडीएस कॉलेज में जो पोल्ड बक्से रहेंगे वो जमा कराए जाएंगे। तो कुल मिलाजुला करके हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। रविवार को बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। अन्य राज्यों में जिस प्रकार से विकास को देखते हुए एनडीए सरकार को भारी बहुमत से जीत मिली है, उसी प्रकार से बोचाहा विधानसभा में भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत होगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में शामिल है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो जवाबदेही और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे पूरा करने में उन्हें ज्यादा खुशी होगी, न कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने में। प्रकार से देश, बिहार और बोचाहा के भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोरोना जैसे महामारी, जिसको कहे महाकाल, में भी लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन का, भारतीय वैक्सीन का निर्माण कराया, लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया और बिहार सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को खड़ी की और कोरोना काल में लोगों का जान बचा। आज वह गरीब
यह देखता है कि कोरोना के कारण जो प्रभाव पड़ा है, तो लगातार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के कल्याण योजना के माध्यम से लगातार गरीबों को, यानी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें बोचहा के हजारों हजार परिवार को आज 2 वर्षों से मुफ्त अनाज मिल रहा है। 6 महीना आगे भी मिलता रहेगा। किस प्रकार से गरीबों के शौचालय बने हैं, किस प्रकार से गरीब के घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले घर के लिए वो उतनी राशि दी जाती थी जिसमें आधा लिंटर बनने के बाद ऊपर का छत नहीं डला पाता था, लेकिन आज राशि इतनी बड़ी कर दी गई कि अच्छे से एक छोटा सा घर बन जाता है। उसमें बिजली की व्यवस्था होती है, उसमें गैस कनेक्शन की व्यवस्था होती है, उसमें पेयजल की व्यवस्था होती है। आज बोचहा के घर घर में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार, हर घर में किसी न किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की धारा वहां पहुंची है। आज सड़कें अच्छी है। एक जमाना था आज से 20 साल पहले का, 17-18 साल पहले का, कि लोग बिहार में कहते थे कि बिहार के गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। लोग कहते थे कि 2 मित्र अगर स्कूटर पर जा रहा है तो पीछे का मित्र कब गिर जाएगा चलाने वाले को पता नहीं चलता था, या कमेंट होता था। लेकिन आज सड़कें भी अच्छी है। आज स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि सरकारी अस्पताल में कोई जाते नहीं थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में लोग जा रहे हैं। आज बोचहा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हजारों की संख्या में उनके खाते में साल में 6,000 रुपया लगातार जा रहा है और समय पे जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर के लीची को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसको एक ट्रेड दिया गया, एक नाम दिया गया, एक बिजनेस दिया गया, और बार बार प्रधानमंत्री जी जिसकी चर्चा करते हैं, उससे यहाँ के बोचहा और मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना उससे लाभ पहुंचने वाला है। आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई। नई शिक्षा नीति में आज यह नहीं है कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा जानता है वही मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा और वही जज बनेंगे, वही बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। आज मातृभाषा में भी, जो जहाँ की मातृभाषा है और यहाँ हिंदी में भी पढ़ाई होगी। ये आप सोचिए कि बोचहा का भाई बहन और मुजफ्फरपुर का भाई बहन भी अब हिंदी में पढ़ के परीक्षा दे के और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। मैं जहाँ हूँ और जहाँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, जहाँ हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं, वह बहुत ही एक ऐसा काम है, बड़ी जिम्मेवारी की काम है और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मेरा स्थान जहां हमको मिला है वह हमारे लिए जीवन का उससे महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में हम काम कर रहे हैं, उससे जीवन का बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है, बोचहा चुनाव पर आप बोल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशी के लिए आम जनता के बीच जनसंपर्क अभियान में पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव 12 अप्रैल को मतदान और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। रविवार को बोचहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में पहुंचे विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने अहियापुर और रहुआ में जनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि
कि नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार में विकास किया गया है वह जनता देख रही है और भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर नीतीश सरकार को अपना जन समर्थन प्रस्तुत करेगी। वो जहां भाजपा की सीट थी और भाजपा की ही रहेगी। कि हम तो घूमे हैं, रसुआ में न गए थे, वो रहुआ और गांव में गए थे और निषाद समाज के भी बीच गए थे, पासवान समाज के भी बीच गए थे और गांव के उस गरीब बस्ती में गए थे। हम क्या बताएं आपसे, लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो उमंग है कि अपने नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो 4 प्रांत में जो विजय श्री प्राप्त किया है, इसका यहाँ पर टेस्ट मैच है। 17 दिन बाद यहाँ के मतदाता मत देंगे। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ है। अयोध्या रामलला की धरती से शपथ ग्रहण 25 को हुआ है और माता जानकी के इस बिहार की धरती से उस इतिहास को कायम करना है और देश ही नहीं दुनिया को ये बताएगा, मुजफ्फरपुर की बोचहा की ऐतिहासिक धरती, कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आस्था प्रबल है और निष्ठा सही है और वही विकास किए हैं और आगे करेंगे। मुकेश सहनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कई जगह आजमा के चले आए, फिर यहाँ भी देख रहे हैं। जो देखे नहीं कितना जगह आजमाए, दरभंगा में आजमाए, कहाँ आजमाए, उत्तर प्रदेश में आजमाए, यहाँ भी आजमा रहे हैं। एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव विजय कुमार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीति के कारण शिक्षा व्यवस्था बदहाल और अराजक बनी हुई है, जिनमें सुधार के बजाय केंद्र सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही निजीकरण व्यापीकरण करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर आमादा है। मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल एआईडीएसओ के प्रदेश उपाध्यक्ष निकोलाई शर्मा, जिलाध्यक्ष शिव कुमार सहित अन्य छात्र नेताओं ने कहा कि संगठन की ऑल इंडिया कमेटी ने सार्वजनिक शिक्षा बचाओ नई शिक्षा नीति 2020 वापस लो के नारे के साथ दिल्ली चलो का आह्वान किया है। पिछले 1 महीने से राज्य के तमाम स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में दिल्ली चलो कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और यहां से अच्छी संख्या में छात्र छात्राओं की भागीदारी 5 अप्रैल को संसद भवन के समक्ष में हो रहे धरना में होगी। हम लोगों का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 अप्रैल को दिल्ली में एआईडीएसओ की ऑल इंडिया कमेटी के आह्वान पर हो रहे संसद भवन के समक्ष धरना को लेकर आयोजित की गई है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है, जो पूरी तरह शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण एवं केंद्रीकरण करने का एक ब्लूप्रिंट है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको वापस लिया जाए और सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जाए। अगर सार्वजनिक शिक्षा नहीं बचती है तो गरीब और मध्यम वर्ग से आने वाले बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये दिल्ली चलो का कार्यक्रम पिछले 1 महीने से पूरे बिहार राज्य के अंदर तमाम कॉलेज विश्वविद्यालयों में ये तैयारी चल रहा है और 5 अप्रैल को बिहार के तमाम कॉलेज विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी होगी। एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव के 16 पदों का रिजल्ट रविवार को घोषित कर दिया गया। 16 पदों के लिए 31 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 16 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इन 16 पदों के लिए 2 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिनमें 267 अधिवक्ताओं ने वोट किया था। इन वोटों की एडवोकेट एसोसिएशन हाल में गिनती की गई। एडवोकेट एसोसिएशन के 16 पदों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके थे, बाकी पदों के लिए चुनाव हुआ। एसोसिएशन के सबसे बड़े पद अध्यक्ष पद पर पहले ही रामशरण से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। रविवार को महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, विजिलेंस सहित अन्य पदों के लिए दिए गए वोटों की गिनती की गई। चुनाव पदाधिकारी विजय कुमार शाही ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया था और शांतिपूर्ण तरीके से ही मतगणना हुई। इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं किया गया और सभी लोगों ने आज के रिजल्ट को स्वीकार किया है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनका दायित्व बनता है कि अधिवक्ता के हित में काम करें और अधिवक्ता के विकास के लिए कार्य करें। उपाध्यक्ष पद पर मतगणना हुआ है, महासचिव पद पर मतगणना हुआ है, अंकेक्षक पद पर, ऑडिटर पद पर मतगणना हुआ है, ट्रेजरर पद पर मतगणना हुआ है, विजिलेंस कमेटी पर मतगणना हुआ है और ज्वाइंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, संयुक्त सचिव और असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, इन पदों पर चुनाव हुआ।
वाइस प्रेसिडेंट में कुल 3 पद हैं। 4 उम्मीदवार लड़े थे, जिसमें 3 विजय हुए हैं। सबसे अधिक वोट राजीव रंजन जी को आया है। दूसरे स्थान पर अनिल कुमार झा रहे हैं। तीसरे स्थान पर शिव कुमार प्रसाद सिंह हैं। महासचिव में 3 उम्मीदवार थे, जिसमें 1 चुने गए हैं, श्री बीके लाल चुने गए हैं। और दूसरे स्थान पर श्री उमेश प्रसाद सिंह रहे हैं। बीके लाल जी को 127 मत मिला है और उमेश प्रसाद सिंह को 120 मत मिला है, 120। और श्री रजी अहमद सिद्दीकी को 24 मत मिला है। उसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी पद है, 3 पद है, जिसमें कुल उम्मीदवार 8 उम्मीदवार लड़े थे। 3 पद में डॉक्टर पवन जीते हैं, ललित कुमार जीते हैं और राम बाबू सिंह जीते हैं। सबसे अधिक मत डॉक्टर पवन को आया है, उससे नीचे ललित कुमार जी को आया है और तीसरे श्री राम बाबू सिंह हैं। ये 3 उम्मीदवार जीते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी में कुल 5 उम्मीदवार थे, जिसमें 3 लोग विजयी हुए हैं। सबसे अधिक मत आया है दीपमाला कुमारी को। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमार हसन रहे हैं। तीसरे स्थान पर पंकज कुमार सिन्हा रहे हैं। ये 3 व्यक्ति चुने गए हैं। और आइए अब कोषाध्यक्ष ट्रेजरर, उसमें 3 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें पद 1 है, 1 व्यक्ति जीते हैं राजू रंजन जी, उनको 151 मत मिला है। डीएवी स्कूल खबरा ब्रांच की बिल्डिंग तुर्की टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पास बनने जा रही है। रविवार को पटना जोन के डायरेक्टर एसके झा ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रिंसिपल एमके झा सहित ब्रांच के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका शशिवाला को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इससे पहले मुख्य अतिथि डायरेक्टर एसके झा का स्वागत शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने किया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। डायरेक्टर एसके झा ने बताया कि इस क्षेत्र में अच्छे विद्यालय की कमी थी, जिसे इस स्कूल ने पूरा कर दिया। यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे बड़े होकर डायरेक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर आदि के रूप में योगदान दे रहे हैं। इस दौरान प्राचार्य एमके झा के साथ तमाम शिक्षक भी मौजूद रहे। देखिए, ये जहाँ बैठे हुए हैं ना डीएवी खाबरा, ये पूरे मुजफ्फरपुर का, मतलब मुजफ्फरपुर ही कहेंगे, बल्कि इस नॉर्थ बिहार का एक मदर स्कूल रूप में जाना जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 90s से पहले का स्कूल खुला हुआ था। मालीघाट हमारा बड़ा हुआ, बखरी हमारा बड़ा हुआ, कांटी बीचें बड़ा हुआ, लेकिन यह विद्यालय छोटे छोटे बच्चों को पाल के बखरी को और मालीघाट को बड़ा किया। तो चूँकि प्रेशर था अब बखरी पर भी और मालीघाट पर भी, कांटी पर भी, तो अब हमें लगा कि एक विद्यालय का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसी क्रम में चूँकि ये मदर स्कूल भी था और ये हम लोगों का कर्तव्य भी था इस विद्यालय को आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने डीएवी ट्रस्ट ने इसका 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदा है पटना रोड पे, और आने वाले समय में ये भी +2 होगा। उसी का आज पहला भूमि पूजन है, जहाँ की तैयारी हो रही है। मतलब क्या है सर, बाकी सबसे डीएवी के बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा देखिए, हमारा बेस जो है ना, जब स्कूल खुला था उसका बेस था शिक्षा, सेवा और संस्कार। हम 3 मुद्दे पर ही काम करते हैं। शिक्षा, आप जानते हैं स्कूल चला रहे हैं, शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के साथ हम अपने पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं कि सेवा भी कैसे की जाए। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हुई है समाज में, तो डीएवी के शिक्षक, डीएवी के प्रिंसिपल और डीएवी के बच्चे हर एक परिस्थिति में, चाहे देश के किसी भी भाग में हुआ है, एनसीसी की तरह बच्चे हमारे डीएवी आगे जाते हैं और वहाँ सेवा करते हैं। तीसरा है कि संस्कार, ये दोनों चीज़ तब डेवलप करेगा, इसमें विकसित तब होगा जब हर एक बच्चों में संस्कार की भावना भरे। यह चूँकि संस्कार ही एक ऐसा शब्द है जहाँ समाज में डीएवी को किसी और से अलग करता है। ये 3 मुद्दों पे डीएवी काम कर रही है, और इसीलिए कभी आपके मुंह से हम लोग सुनते हैं कि डीएवी कुछ अलग कर रहा है, तो उसका बेस पॉइंट हमारा 3 है। हम 3 हमारी ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ सर, शिक्षा के साथ आजकल जुड़ता जा रहा है बाजारीकरण हो रहा है, शिक्षा व्यवसाय में परिवर्तित। इसको एक शब्द में हम कहते हैं कि आज भी डीएवी में जो बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे ही हैं।
अगर व्यवसायीकरण होता तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पेरेंट्स डीएवी के साथ नहीं जुड़ते। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा फीस बहुत अधिक है, मेरा फीस बहुत कम है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिस किसी भी जिला में अगर फीस को आंकना हो तो बेस्ट 5 स्कूल को अगर आप चुनें तो डीएवी का फी अंतिम 5वें में होगा। ये है आपके समाज के पेरेंट्स का ट्रस्ट। अपने कैमरे के जरिए आम आवाम की परेशानी दिखाने वाले फोटो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश भारती का आकस्मिक निधन शनिवार को हृदय गति रुकने से हो गया। वह 62 साल के थे और लगभग 22 वर्षों से दैनिक जागरण अखबार में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट थे। उनकी मौत से आहत मुजफ्फरपुर के पत्रकारों ने नेशनल यूनियन ऑफ बिहार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को समाहरणालय परिसर में शोक सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रख पत्रकारों ने शोक संवेदना भी प्रकट की। NUJI पत्रकार संगठन के सभी सदस्य हम लोग मुजफ्फरपुर समाहरणालय में जुटे हैं। इसका कारण ये है कि कल हमारे बीच जो एक वरिष्ठतम फोटो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश भारती भैया थे, कल उनका देहांत हो गया था और इसी के लिए हम सभी पत्रकारगण जो उनसे जूनियर हैं या जो उनके कलीग हैं, जो भी हैं, हम लोग तो बहुत जूनियर हैं, हम लोग उनको एक सादर श्रद्धांजलि और दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पीछे आश्रित हैं उनको सरकारी कुछ मुआवजा मिल जाए, आर्थिक मदद मिल जाए। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे कोशिश रहेगी कि कंपनी भी कुछ आर्थिक सहायता उनको ज़रूर दे और हम सभी पत्रकारगण का फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी उनके जो आश्रित हैं उनको कुछ न कुछ अपनी तरफ से मदद करें। इसी के लिए आज यह शोक सभा आयोजित की गई है। माह रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक दिख रही है। हमारे सहयोगी आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। इस महीने के पूरे 30 दिन रोजे रखे जाएंगे। सदियों से इस दिन मुसलमान भूखे प्यासे रहकर रोजे रख रहे हैं। रमजान महीने में रोजा का खास महत्व होता है। इस महीने को इबादत का महीना भी कहा जाता है। इबादत के बदले सबसे ज्यादा शबाब इसी महीने मिलता है। रोजे के बदले गुनाहों की माफी का भी मौका होता है। इस महीने मुसलमान पूरे महीने रोजे रखते हैं। रोजा यानी सूरज निकलने से पहले का फजर से मगरिब यानी सूरज डूबने का वक्त तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। रोजे का मतलब सिर्फ यह भर नहीं कि एक तय वक्त में कुछ खाया पिया नहीं और रोजा कबूल हो गया। दरअसल रोजे की कबूलियत का पैमाना सिर्फ खाने पीने का त्याग ही नहीं बल्कि आचरण और नियत भी है। रोजा रखकर अगर कोई शख्स गलत कामों में लिप्त है तो फिर उसके रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। गलत कार्यों की फहरिस्त में सिर्फ चोरी, डकैती, हत्या, जुआ खेलना, शराब पीना जैसी ही काम शामिल नहीं है, बल्कि किसी को गलत नजर से देखने से लेकर पीठ पीछे बुराई, किसी के प्रति जलन की भावना रखना, किसी के प्रति नुकसान की मंशा रखना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कोई आहत हो तक शामिल है। रमजान का महीना एक तरह से रोजे के जरिए अपने पहले गुनाहों की माफी का भी जरिया होता है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मौलाना मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि रमजान का मतलब है जल जाना। इस महीने रोजे की शक्ल में धधकती भट्टी तैयार रहती है जिससे हमारे पास मौका होता है कि हम अपने गुनाहों को जला दें। हमारे भीतर अगर किसी के प्रति द्वेष भावना है तो उसे हमें खत्म करना होगा। अगर यह लगता है कि किसी के प्रति गलत काम किया है तो उससे माफी मांगनी चाहिए। इन सब के बदले अल्लाह अपने बंदों के बरकतों में बढ़ोतरी करता है। पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया के ऊपर आखिर रात में नुज़ूल फरमाते हैं और रमज़ान शरीफ में तो बेइंतहा उसकी रहमतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला एक का वो 70 नहीं 70,000 और लाखों अता फरमाते हैं एक एक नेकी के ऊपर अजर व सवाब। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है उसको लूटने की, हासिल करने की कोशिश करे। देखिए हमारे चौक के ऊपर कितनी सारी नई नई दुकानें लग गई, खजूर की, इत्र की, टोपी की और मिसवाक की। समझने सब सीज़न से कमाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने रमज़ान का सीज़न नेकियों का सीज़न बनाया है।
इसमें हम लोग भी अल्लाह तबारक व तआला से नेकियां कमा लें और जन्नत अपने लिए हासिल कर लें। हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पर चढ़ते हुए पहले ज़ीना पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पर कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे पर कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा ने बाद में पूछा तो आपने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने फरमाया कि वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके दुआ ले ना सके और जन्नत अपने लिए वाजिब ना करा सके। वो आदमी भी हलाक हो जाए जो रमज़ान जैसा मुक़द्दस और मोहतरम महीना, अल्लाह की रहमतों का महीना पाए और फिर भी वो नेकियां करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना करा सके। और हलाक हो वो आदमी जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। तो मैंने कहा आमीन। अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी महरूमी की बात होगी अगर आदमी इस मौके से फ़ायदा ना उठावे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और इनायतों और नवाजिशों से बराबर ना हो सके। रमजान बरकत का महीना है। इस महीने को फर्ज इबादत है, उनके करने पर 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है और जो नफील इबादत है उन्हें करने पर फर्ज इबादत के बराबर सवाब मिलता है। इस महीने नियोक्ता अपने कर्मचारी के काम का बोझ हल्का करने पर भी सवाब हासिल कर सकते हैं। इस महीने सहरी खाने पर सवाब मिलता है। यह महीना सब्र का भी महीना है। चांद रात यानी जिस दिन ईद का चांद निकल आता है और रोजे खत्म हो जाते हैं, उस रात इबादत का विशेष महत्व होता है। उस रात अल्लाह अपने बंदों को रोजे रखने और तमाम इबादत का इनाम देता है। इसलिए इस रात अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। जैसे अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कि हमने रोज़ा तुम पर वाजिब किया, जैसे कि पहले की कौमों पे भी रोज़ा वाजिब किया, तुम पर भी रोज़ा हमने वाजिब किया है, क्योंकि फास्टिंग हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पीपल फ्रॉम गॉड। यानी जिस तरह से हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको फिट होने के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, उसी तरह से अल्लाह ने हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब किया है रोज़ा, वो हमारी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, हमारी जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए रोज़ा को प्रिस्क्राइब किया है कि इससे बॉडी भी फिट रहता है और एक सिंसियरिटी हम में आती है, एक अखलास आता है, सिंसियरिटी आती है। जैसे कि ग्रीक के बहुत बड़े यूनान के डॉक्टर ने जब पूछा कि आखिर क्यों मुस्लिम रोज़ा रखते हैं, मुस्लिम रोज़ा क्यों रखते हैं, तो मुस्लिम एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने जवाब दिया कि मुस्लिम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि पेट एक अल्लाह की तरफ से क्या है, एक अगर आप मान लीजिए तो एक मशीन है, तो वो मशीन जब तक कि उसकी ओवरहाउलिंग नहीं होती है, साल में एक बार वो मशीन फिर से काम करने के लायक नहीं रहती है। तो मैदा को अगर फिट रखना है तो रोज़ा का रखना बहुत ज़रूरी है। और इस महीने में कुरान की तिलावत ख़ासकर बहुत ज़रूरी हो जाती है। यानी कि अब जैसे हम किसी हराम चीज़ से ख़ुद को रोक रहे हैं, तो हम अल्लाह के लिए पानी जैसे नहीं पी रहे हैं, अभी वो तो हराम नहीं, पानी पीना हराम नहीं है, पानी जो ग़िज़ा है वो हराम नहीं है, कोई चीज़ खाना हराम नहीं है, तो हम हराम तो हराम हलाल से भी रोक पा रहे हैं अल्लाह की खातिर। यही इस महीने का संदेश है। यानी आँखों का रोज़ा, बुराइयों से दूर रहें, ना देखें बुरी चीज़ों को, कान में बुरी चीज़ें ना सुने, ये कानों का रोज़ा है। इसी तरह से आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, जो नफ्स है आपका, वो आपके काबू में रहे। अल्लाह का मेन मकसद यही। दूसरी चीज़ और इस रोज़े से फ़ायदा जो पहुंचाती है कि एक गरीबों के लिए जो फीलिंग्स हमारे दिलों में आती कि गरीब कैसे भूखे रहते हैं, 2-4 वक्त भूखे रहने का जो उनको आदत हो जाता है, तो वो फीलिंग्स हम महसूस कर पाएँ, गरीबों की भूख को महसूस कर पाएँ। यानी अमीर और गरीब को बराबरी के दर्जे में ला करके ये रमज़ान खड़ा कर देता है। रमजान को लेकर मुजफ्फरपुर में रौनक दिख रही है। मस्जिदों के साथ साथ घरों से कुरान की तिलावत की आवाज भी आनी शुरू हो गई है। क्या छोटे बच्चे और क्या बड़े, सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है कि रमजान आएगा और हम रोजा रखेंगे। आज से रमज़ान स्टार्ट हो गई है और इस बहुत खुशी के महीने किसी रोज़ा हम लोग रखते हैं और इबादत करते हैं, कुरान मुकम्मल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़े रखते हैं। रमज़ान का बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, क्योंकि रमज़ान साल में एक बार आता है, जो कि बहुत ही अच्छा पाक महीना है और रमज़ान गुनाहों को तौबा करने का एक महीना माना जाता है। कुरान नाजिल हुई थी इस महीने में और इबादत करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं नमाज। रमज़ान शुरू हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये बड़ी बरकतों का महीना है और दिन भर कुछ खाना वाना नहीं होता है,
शाम में सब लोग मिलकर अफ्तार करेंगे हम लोग। और इसमें इबादत खूब करते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और कुरान पढ़ते हैं। जी 23 रमज़ान को कुरान नाजिल हुई थी और रमज़ान तो बहुत अच्छा हम लोग को लगता है, चला जाता है तो बहुत ही अफसोस होता है। ये इस महीना है कि इसमें शैतान के बंद हो जाते हैं और हम तो इससे इबादत होती बहुत अच्छी और सब भी होता है, नमाज रोज़ा इबादत जो कुरान पढ़ा जाता है, जितना कुरान पढ़िए उतना ज़्यादा सवाब है। रमजान महीने को 3 भागों में बांटा जाता है। इस दिन के पहले भागों को रहमतों का दौर बताया गया है। 10 दिन के दूसरे भाग को माफी का दौर कहा जाता है और 10 दिन के आखिरी हिस्सों को जुल्म से बचाने का दौर पुकारा जाता है। इबादत के दौरान मुसलमान खाने पीने से दूर रहने के साथ साथ अपशब्द और गुस्सा करने से भी दूर रहते हैं। इतवान कुरान की तिलावत कर और सेवा के दरिया अल्लाह को याद किया जाता है। डेन न्यूज के लिए आमिर की रिपोर्ट। रविवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से राम दयालु स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में समाज के सभी वर्गों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिविर में लगभग 150 लोगों चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। साथ ही मरीजों को शुगर, बीपी, वजन जांच कर दवाइयां भी दी गई। मौके पर महानगर अध्यक्ष सुशील कुमार, प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, व्यवस्थापक अमित कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सनातनी युवा मंच की ओर से पुरानी बाजार स्थित पौराणिक शीतला माता मंदिर के प्रांगण में भव्य महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरती से पूर्व मोहल्ले के प्रत्येक घरों में घूमकर एक भगवा ध्वज दिया गया और उन्हें नव वर्ष की बधाई दी गई। साथ ही महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समाज सेवी अमरिंदर कुमार अमर ने कहा कि पूर्व में भी हिंदू नव वर्ष के अवसर पर छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते थे, पर इस बार सनातनी युवा मंच के द्वारा कार्यक्रमों को भव्य रूप से किया गया है और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम मंच आयोजित करता रहेगा। मौके पर इस मंच के संयोजक आनंद वाजपेयी, करण वाजपेयी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम लोग भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तत्वावधान में जो चिकित्सकीय परामर्श शिविर लगा है, उसमें हम लोग अपनी सेवा देने आए हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो है फ्रंट है, यह देने का कार्य करता है। हम लोग सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, सिर्फ लेने की बात नहीं करते हैं, हम लोग देने की बात करते हैं। और देने के क्रम में चिकित्सकीय परामर्श, चिकित्सकीय सलाह, उससे अच्छा और उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती है। तो अभी हम लोग का यह पहला प्रयास है, आगे इस तरह के भी प्रयास और होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो चिकित्सकीय सलाह हम लोग दे रहे हैं, जैसा कि अजीत भाई ने बतलाया भी, तो उसमें हम लोग सभी वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चिकित्सकीय सलाह सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के लोगों को दे रहे हैं, सारे वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। कि पूरे राज्य में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सामाजिक उत्थान के लिए हर स्तर पर लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरपुर में मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और जो भी मेडिकल एड है वो देने का कार्यक्रम है। और खासकर RDJM कॉलेज तुर्की जो है, उनके चिकित्सक और हमारे राज्य के बड़े ही प्रसिद्ध चिकित्सक, हृदय चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी और इनके साथ पूरा मेडिकल का टीम यहाँ इस कैंप में उपस्थित है। हम आज अपने फ्रंट की ओर से जो भी हमारे चिकित्सक आए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ साथ जो भी रोगी आए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि वे जिस विश्वास और जिस साहस के साथ हमारे इस कैंप में आए हैं, निश्चित रूप से उनका जो भी बीमारी है वो बीमारी यहाँ के परामर्श से इलाज होगा, उसमें सफलता होगा। रविवार को वार्ड 28 विकास समिति के तत्वावधान में छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन परिवार में स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत केजरीवाल हॉस्पिटल के वरीय शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा मुफ्त चिकित्सा परामर्श 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया, जिसमें 150 बच्चों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श के साथ दवा भी दिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव कुमार ने खासकर इस मौसम में बच्चों के होने
वाले AES से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय बताकर लोगों को जागरूक किया। मौके पर कार्यक्रम संयोजक संतोष रंजन, पंकज प्रकाश, संजय कुमार, अजय नारायण सिन्हा सहित काफी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। मुख्य रूप से वार्ड 28 और 27 के 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव कुमार जी के कर कमलों द्वारा आयोजित है, क्योंकि स्पष्ट मानना है कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, आज के डेट में स्वास्थ्य कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य कितना आवश्यक है, और खासकर इस समय में जिस समय मुजफ्फरपुर में खासकर चमकी बुखार और बच्चों के कई तरह की बीमारियां होती हैं, ऐसे समय में इतने बड़े डॉक्टर राजीव कुमार जी का हम लोगों के आग्रह पे वार्ड के सेवा के लिए वार्ड विकास समिति की संयोजन में इनका काम सराहनीय है। और ऐसे हम वार्ड विकास समिति की ओर से आने वाले समय में और बच्चों का, जो वृद्ध हैं, महिलाओं का, इन लोगों का क्या स्वास्थ्य चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क ऐसे सज्जनों द्वारा, ऐसे डॉक्टरों के द्वारा हम उपलब्ध कराने को सतत प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम सफल हुआ है। आगे भी आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम सफल होंगे और हम हृदय से शहर के सभी चिकित्सकों का, विशेष रूप से डॉक्टर राजीव कुमार जी का हृदय से हम लोग उनका स्वागत, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इतने व्यस्तम समय में और इतने बड़े डॉक्टर का सानिध्य प्राप्त हो गरीब तबके के बच्चों के लिए, इसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय का कार्यक्रम है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज यहाँ वार्ड 28 के तरफ से भी विकास समिति जो है उसकी ओर से बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ राजीव कुमार जी को बुलाकर वार्ड के जितने भी बच्चे हैं गरीब वर्ग के खास करके, उनके लिए वार्ड विकास समिति के 28 के वार्ड समिति के संयोजक संतोष कुमार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें निःशुल्क बच्चों को चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा, निःशुल्क दवाएं दी जाएगी और निःशुल्क आगे उनका क्या ट्रीटमेंट का तरीका होगा वो बताया जाएगा। और समय समय पे वार्ड 28 की विकास समिति के द्वारा यहाँ वार्ड में जगह जगह पे ये कार्यक्रम चलता रहता है। डॉक्टर राजीव कुमार यहाँ के वरीय चिकित्सक हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके द्वारा ये पहल की था क्या कि मैं मुजफ्फरपुर के हर वार्ड में ये काम करूं, जिसे संतोष जी ने खुद से आगे बढ़कर कहा क्या कि मैं ये कार्यक्रम अपने यहाँ करवाना चाहता हूँ। उसी के उपलक्ष्य में ये चित्रगुप्त एसोसिएशन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रविवार को स्वास्थ्य आपके द्वार तक के कार्यक्रम में निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श तथा निःशुल्क दवा वितरण और कुछ निःशुल्क जांच भी, जैसे कि हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, टोटल ब्लड काउंट, ये सब करवा रहे हैं निःशुल्क, जो पिछले 6 मार्च से चल रहा है यह कार्यक्रम। इसका प्रयोजन ये है कि बहुत सारे लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, खासकर गरीब तबके के लोग, जिनके पास न दवा खरीदने की पैसा होती है, न इलाज कराने के लिए डॉक्टर का फीस होता है। यहाँ तक कि केजरीवाल से ट्रस्ट में जहाँ 100 रुपया 200 रुपया का पुर्जा है, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। उन तक हम पहुँचकर उनकी सेवा कर सकें, इसी भावना से कुछ लोगों के राय से, कुछ मित्रों के साथ से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला मंच के द्वारा गणगौर तीज संधारा का त्यौहार मनाया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई, परस्पर प्रेम पूर्वक गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर कार्यक्रम संयोजक और महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख तनुप्रिया शर्मा ने बताया कि गणगौर में गण भगवान भोलेनाथ और गौर शब्द माता पार्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर चैत्र पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला यह त्यौहार आस्था और प्रेम का बोधक है। यह व्रत पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। मौके पर सोनिया दाधिच, दिशा शर्मा, सुमन दाधिच सहित दर्जनों महिला मौजूद रहीं। आज हम सब यहाँ पे मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के थ्रू गणगौर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गणगौर के पहले हम लोग सिंधारा मनाते हैं, जो मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के समाज के साथ हम लोग मिलकर मना रहे हैं, जो हम लोग हर साल मनाते हैं।
और आने वाले सब साल में मनाएंगे। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सनातनी युवा मंच की ओर से पुरानी बाजार स्थित पौराणिक शीतला माता मंदिर के प्रांगण में भव्य महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरती से पूर्व मोहल्ले के प्रत्येक घरों में घूमकर एक भगवा ध्वज दिया गया और उन्हें नव वर्ष की बधाई दी गई। साथ ही महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समाज सेवी अमरिंदर कुमार अमर ने कहा कि पूर्व में भी हिंदू नव वर्ष के अवसर पर छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते थे, पर इस बार सनातनी युवा मंच के द्वारा कार्यक्रम का भव्य रूप से किया गया है और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम मंच आयोजित करता रहेगा। मौके पर मंच के संयोजक आनंद वाजपेयी, करण वाजपेयी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में सनातनी युवा मंच के द्वारा शीतला माता के प्रांगण में जो बहुत ही पुरानी है, इस अवसर पर यहाँ पर महाआरती के कार्यक्रम करने के बाद दीप जलाकर इसको प्रज्वलित किया गया और सभी को नव वर्ष की बधाई दी गई है। सर्वप्रथम पूरे मोहल्ले में भगवा ध्वज हर प्रत्येक घर पर लगाया गया है और ये सनातनी युवा मंच के द्वारा किया गया है और ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष इन युवाओं के द्वारा किया जाएगा और सभी हिंदू भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और हम सभी से ये कहते हैं कि इस अवसर पर अपने एक बुराई को त्याग करते हुए नए जीवन में, नए वर्ष में, नए संकल्प के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने कार्यों को दिशा दें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।